आज की दुनिया में ना एक अजीब सी बात हो रही है। क्या? कई प्रोफेशनल्स मतलब जिनके पास अच्छी डिग्री है, सालों का अनुभव है, हाँ, वो भी महसूस करते हैं कि वो कहीं पीछे छूट रहे हैं। ये बात तो है। टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही है। बिल्कुल। हाँ, तो जो स्किल्स कल तक जरूरी थीं, वो आज शायद उतनी काम की नहीं रहीं। सही। तो सवाल ये है, इस नए दौर में आगे रहने के लिए हमें असल में चाहिए क्या? ये बहुत बड़ा सवाल है। और इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर गहराई से चर्चा करने वाले हैं। राजेश श्रीवास्तव की द 10 न्यू लाइफ चेंजिंग स्किल्स। बिल्कुल। और हमारा मिशन ये पता लगाना है कि ये जो चौथी औद्योगिक क्रांति है, जिसे इंडस्ट्री 4.0 भी कहते हैं। हाँ, इंडस्ट्री 4.0, Yes. ये हमसे किस तरह की नई सोच, नए हुनर की मांग कर रही है। और ये विचार राजेश श्रीवास्तव से आ रहे हैं, जो कोई सिर्फ एकेडमिक नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो IIT, IM से पढ़े हैं, 30 साल तक बड़ी कंपनियों को चलाया है रेमंड ग्रुप में प्रेसिडेंट भी रहे हैं। और अब तो सीमेंस और मर्सिडीज बेंज जैसी ग्लोबल कंपनियों को सलाह देते हैं। तो जब वो स्किल्स की बात करते हैं तो वो कॉरपोरेट दुनिया की असलियत से आती है। एकदम जमीनी हकीकत से। बिल्कुल। और शुरुआत होती है ये समझने से कि बदलाव कितना बड़ा है। किताब के मुताबिक पहली 3 औद्योगिक क्रांतियों ने 2 तरह की नौकरियां बनाई। ब्लू कॉलर यानी फैक्ट्री में काम करने वाले, और वाइट कॉलर, ऑफिस वाले। हाँ, व्हाइट कॉलर। और इन दोनों में एक बात कॉमन थी। क्या? एक सिस्टम बना हुआ था और लोगों से उम्मीद की जाती थी कि वो बस उस सिस्टम के नियमों का पालन करें। मतलब एक तरह का कमांड एंड कंट्रोल वाला माहौल। सही पकड़ा। सवाल मत पूछो, बस काम करो। बॉस ने जो कहा वो करना है। अपनी तरफ से ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बिल्कुल। लेकिन अब हम चौथी औद्योगिक क्रांति में हैं और ये सब कुछ बदल रही है। श्रीवास्तव इसे ग्रीन कॉलर नौकरियों का दौर कहते हैं। ग्रीन कॉलर, ये एक नया शब्द है। व्हाइट कॉलर और ब्लू कॉलर तो सुना था। हाँ, और ये बहुत जरूरी है समझना। यहाँ सिर्फ काम करना काफी नहीं है। तो फिर क्या करना है? यहाँ आपसे उम्मीद की जाती है कि आप सोचें, विचार करें और फिर काम करें। सोचें, विचार करें और फिर काम करें। हाँ, ये सिर्फ शब्दों का हेरफेर नहीं है, ये सोचने के तरीके में एक जमीनी बदलाव है। क्या आप इसे किसी उदाहरण से समझा सकते हैं? मतलब एक व्हाइट कॉलर और एक ग्रीन कॉलर प्रोफेशनल में असल में क्या फर्क होगा? जरूर, सोचिए। एक पारंपरिक व्हाइट कॉलर अकाउंटेंट का काम था लेजर में सही सही एंट्री करना और नियमों का पालन करना। ठीक है। लेकिन आज का ग्रीन कॉलर फाइनेंस प्रोफेशनल AI टूल्स का इस्तेमाल करके कंपनी के खर्चों के डेटा में पैटर्न ढूंढता है। अच्छा। वो सिर्फ ये नहीं बताता क्या हुआ, वो ये बताता है कि अगले क्वार्टर में कहाँ पैसा लगाना चाहिए ताकि सबसे ज्यादा फायदा हो। मतलब वो सिर्फ नियमों का पालन नहीं कर रहा। नहीं, वो कंपनी के लिए रणनीति बना रहा है। यही फर्क है। ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। तो फिर इन ग्रीन कॉलर नौकरियों के लिए वो कौन से 10 नए और जीवन बदलने वाले कौशल हैं जिनकी बात किताब में की गई है? मुझे पता है लिस्ट लंबी है, तो शायद हम इन्हें एक एक करके समझने की कोशिश करें। हाँ, एक साथ 10 स्किल्स को याद रखना मुश्किल हो सकता है। एक काम करते हैं, क्या? बेहतर होगा कि हम इन्हें कुछ ग्रुप्स में बांट कर समझें। ये अच्छा आइडिया है। तो पहला ग्रुप हम कह सकते हैं इनोवेशन इंजन। इनोवेशन इंजन, ये सुनने में दिलचस्प है। इसमें 3 स्किल्स आती हैं। रचनात्मकता मतलब क्रिएटिविटी, नवाचार यानी इनोवेशन, और स्मार्ट समस्या समाधान, जिसे स्मार्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इनोवेशन इंजन। इसे ऐसे समझिए कि ये तीनों स्किल्स मिलकर एक इंजन की तरह काम करती हैं। ओके। क्रिएटिविटी वो फ्यूल है जो आपको नए और अनोखे आइडिया देता है। ठीक है। इनोवेशन वो इंजन है जो उस फ्यूल को यानी आइडिया को हकीकत में बदलता है, उसे एक प्रोडक्ट या सर्विस बनाता है। और स्मार्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग वो स्टीयरिंग व्हील है जो रास्ते में आने वाली रुकावटों को दूर करके आपको सही दिशा में ले जाता है। वाह, ये तो बहुत अच्छी एनालॉजी है। पुरानी दुनिया में आपको बस गाड़ी चलानी थी, नई दुनिया में आपको ये इंजन बनाना और चलाना दोनों आना चाहिए। ठीक है, तो ये ग्रुप नई चीजें बनाने और मुश्किलों को हल करने के बारे में है। अगला ग्रुप कौन सा है? अगला ग्रुप है स्ट्रेटेजिक कंपस। स्ट्रैटेजिक कंपस। हाँ, यानी आपकी रणनीतिक दिशा तय करने वाला। इसमें 2 स्किल्स हैं, आलोचनात्मक सोच या क्रिटिकल थिंकिंग, ओके। और सही सवाल तैयार करना यानी फ्रेमिंग द राइट क्वेश्चन। यहाँ मेरा एक सवाल है, पूछे। अगर आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है तो फिर क्रिटिकल थिंकिंग और सही सवाल पूछने की अलग से क्या जरूरत है? क्या ये उसी का हिस्सा नहीं है? ये बहुत अच्छा सवाल है और अक्सर लोग इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं। हाँ।
पर इनमें गहरा फर्क है। स्मार्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको बताता है कि समस्या को कैसे हल करें, ठीक है। लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग और सही सवाल पूछना आपको ये समझने में मदद करता है कि असली समस्या है क्या। अच्छा। सोचिए, एक कंपनी देखती है कि उसकी सेल्स कम हो गई हैं। प्रॉब्लम सॉल्वर शायद तुरंत डिस्काउंट्स या विज्ञापन बढ़ाने का सुझाव देगा, जो कि ज्यादातर कंपनियां करती भी हैं। बिल्कुल। लेकिन एक क्रिटिकल थिंकर सवाल पूछेगा, सेल्स कम क्यों हुई हैं? क्या हमारा प्रोडक्ट पुराना हो गया है? क्या कोई नया प्रतियोगी बाजार में आ गया है? या फिर हमारे ग्राहकों की जरूरतें ही बदल गई हैं? मतलब जड़ तक पहुंचना। एग्जैक्टली। जब आप सही सवाल पूछते हैं तभी आप बीमारी की जड़ तक पहुंचते हैं, सिर्फ लक्षणों का इलाज नहीं करते। समझ गए। तो पहले इंजन, फिर कंपास, इसके बाद क्या आता है? ये स्किल्स तो काफी लॉजिकल और एनालिटिकल लग रही हैं। यहीं पर बात और दिलचस्प हो जाती है। कैसे? अगला ग्रुप है ह्यूमन कनेक्टर। ह्यूमन कनेक्टर। हाँ, इसमें वो स्किल्स हैं जो आपको लोगों से जोड़ती हैं। कहानी सुनाना यानी स्टोरी टेलिंग, ओके। और अधिकार के बिना प्रभाव डालना यानी इन्फ्लुएंस विदाउट अथॉरिटी। एक मिनट, कहानी सुनाना, ये एक मैनेजर या टीम लीडर के लिए जरूरी स्किल कैसे हो सकती है? हाँ, मतलब ये तो लेखकों या फिल्म बनाने वालों का काम लगता है। और यही सोच हमें बदलनी है। आज के दौर में आपके पास सिर्फ डेटा और फैक्ट्स होना काफी नहीं है। आपको उस डेटा को एक ऐसी कहानी में पिरोना आना चाहिए जो लोगों के दिल और दिमाग दोनों पर असर करे। जैसे? सोचिए, आप अपनी टीम को एक नए प्रोजेक्ट के लिए मनाना चाहती हैं। आप उन्हें 50 स्लाइड्स की प्रेजेंटेशन दिखा सकती हैं। जो अक्सर बोरिंग होती है। हाँ, बिल्कुल। या फिर आप उन्हें एक कहानी सुना सकती हैं कि ये प्रोजेक्ट ग्राहकों की जिंदगी को कैसे बेहतर बनाएगा। सही बात है, लोग आंकड़ों को भूल जाते हैं, कहानियों को याद रखते हैं। और ये अधिकार के बिना प्रभाव का क्या मतलब है? बिना अथॉरिटी के कोई किसी को कैसे प्रभावित कर सकता है? ये आज के फ्लैट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए सबसे जरूरी स्किल्स में से एक है। अच्छा। ये उस टीम मेंबर की तरह है जिसका कोई बड़ा फैंसी टाइटल तो नहीं है, लेकिन जब वो बोलता है तो सब सुनते हैं। हाँ, होते हैं ऐसे लोग हर टीम में। क्यों सुनते हैं? क्योंकि उसका आइडिया में दम होता है, वो दूसरों की बात सुनता है और लोग उस पर भरोसा करते हैं। तो वो बॉस नहीं है? वो बॉस नहीं है, लेकिन वो एक लीडर है। मैंने एक बार एक टीम के साथ काम किया था जहां सबसे अच्छा आइडिया एक जूनियर एनालिस्ट से आया। फिर क्या हुआ? कोई उसकी सुन नहीं रहा था। जब उसने अपने आइडिया को डेटा और एक कहानी के साथ पेश किया कि इससे कंपनी का कितना फायदा होगा, तो पूरे प्रोजेक्ट की दिशा बदल गई। वाह, वही है इन्फ्लुएंस विदाउट अथॉरिटी। ये तो वाकई बहुत शक्तिशाली विचार हैं। तो अब तक हमने 3 ग्रुप्स की बात की, इनोवेशन इंजन, स्ट्रेटेजिक कंपास और ह्यूमन कनेक्टर। क्या कोई और भी है? हाँ, आखिरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण ग्रुप है, वो क्या है? कोर माइंडसेट। कोर माइंडसेट। ये किसी खास काम से नहीं, बल्कि आपकी सोच और आपके होने के तरीके से जुड़ा है। इसमें 2 चीजें हैं, मानवता यानी ह्यूमननेस, और उद्यमशीलता की भावना यानी एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट। मानवता या ह्यूमननेस, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कॉर्पोरेट जगत में जहाँ टारगेट और डेडलाइन का प्रेशर होता है, कई मैनेजर्स को लगता है कि ज्यादा सहानुभूति दिखाने से या ह्यूमन होने से लोग उन्हें कमजोर समझेंगे। क्या ये एक रिस्क नहीं है? ये एक बहुत आम धारणा है, लेकिन श्रीवास्तव के अनुसार ये पुरानी सोच है। पुरानी सोच? हाँ, आज ऑटोमेशन और एआई के युग में मशीनें तार्किक काम, डेटा एनालिसिस, यहाँ तक कि कोड लिखने जैसे काम भी हमसे बेहतर कर सकती हैं। ये तो है। लेकिन वो क्या नहीं कर सकती हैं? क्या? वो सहानुभूति नहीं दिखा सकती। वो किसी की परेशानी को समझकर उसे हौसला नहीं दे सकती। सही। वो एक टीम में विश्वास का माहौल नहीं बना सकती। यही मानवता है, और यही वो चीज है जो हमें मशीनों से अलग और इररिप्लेसेबल बनाती है। मतलब जो काम मशीन नहीं कर सकती, वो हमारी सबसे बड़ी ताकत है। बिल्कुल। भविष्य का लीडर वो नहीं होगा जो सबसे ज्यादा स्मार्ट हो, बल्कि वो होगा जो सबसे ज्यादा ह्यूमन हो। और उद्यमशीलता की भावना, मतलब एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट, जब मैं ये सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ स्टार्टअप फाउंडर्स के लिए है। नहीं, एक बड़ी कंपनी में काम करने वाला कर्मचारी इसे कैसे अपना सकता है? इसका मतलब अपना व्यवसाय शुरू करना नहीं है। तो क्या है? इसका मतलब है अपनी नौकरी में भी एक मालिक की तरह सोचना। मालिक की तरह? हाँ, एक होती है किराएदार वाली मानसिकता, जो कहता है ये मेरा काम नहीं है, मुझे जितने पैसे मिलते हैं मैं उतना ही काम करूंगा। हाँ, देखा है मैंने ऐसा। और दूसरी होती है मालिक वाली मानसिकता। वो हमेशा पूछता है इसे और बेहतर कैसे किया जा सकता है, क्या हम इस प्रोसेस को आसान बना सकते हैं, कंपनी का पैसा कहाँ बच सकता है। मतलब प्रोएक्टिव होना, पहल करना, कैलकुलेटेड रिस्क लेना और लगातार सुधार के अवसर तलाशना, यही उद्यमशीलता की भावना है।
तो ये हो गए 10 में से 9 कौशल। 10वां कौन सा है? 10वां कौशल असल में कोई अलग स्किल नहीं है, तो फिर? बल्कि वो नींव है जिस पर बाकी 9 स्किल्स टिकी हुई हैं। अच्छा, और वो क्या है? वो है आजीवन सीखना, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। लाइफ लॉन्ग लर्निंग? आज की दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है ना? जो टेक्नोलॉजी आज नई है वो 5 साल में पुरानी हो जाएगी। सही बात है। इसलिए सीखने की इच्छा और क्षमता शायद सबसे जरूरी गुण है। इसका मतलब सिर्फ नए कोर्स करना नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है नई चीजों को लेकर जिज्ञासु रहना, अपनी गलतियों से सीखना और इस बात को स्वीकार करना कि आपको सब कुछ नहीं पता। कमाल है। तो अगर हम पूरी तस्वीर को देखें तो ये 10 स्किल्स सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, नहीं, बल्कि ये एक मॉडर्न प्रोफेशनल का पूरा खाका तैयार करती हैं। एक ऐसा इंसान जो सिर्फ काम नहीं करता, बल्कि सोचता है, सवाल पूछता है, लोगों को जोड़ता है और लगातार खुद को बेहतर बनाता रहता है। आपने बिल्कुल सही सार निकाला है। और पता है, इन स्किल्स को पहले सॉफ्ट स्किल्स कहा जाता था। हाँ, और उन्हें ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता था। लेकिन अब ये सॉफ्ट स्किल्स नहीं है, ये अब सफलता के लिए आवश्यक स्किल्स या पावर स्किल्स बन गई हैं। पावर स्किल्स, ये शब्द मुझे बहुत पसंद आया। ये सच में पावर स्किल्स हैं। तो आज की हमारी इस गहरी पड़ताल का सार ये है कि काम करने का तरीका पूरी तरह बदल चुका है। पूरी तरह। चौथी औद्योगिक क्रांति सिर्फ नई मशीनों और टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है, नहीं, बल्कि ये उन इंसानी हुनर के बारे में है जिन्हें मशीनें आसानी से दोहरा नहीं सकती। ये 10 स्किल्स भविष्य में किसी भी पेशेवर की सफलता की कुंजी हो सकती हैं। और इसी से जुड़ा एक सवाल उठता है जिस पर हमारे सुनने वाले सोच सकते हैं। अच्छा। किताब का मकसद तो यही है कि लोग इन स्किल्स को अपने काम में लागू करें। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर इन 10 कौशलों में से सिर्फ एक को चुनना हो। सिर्फ एक? ये तो मुश्किल है। हाँ, मुश्किल है, पर मान लीजिए सिर्फ एक स्किल पर अगले 6 महीने पूरी तरह से फोकस करना हो, तो वो कौन सी एक होगी जो किसी के भी प्रोफेशनल जीवन में सबसे बड़ा, सबसे पॉजिटिव बदलाव ला सकती है, और क्यों?